नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अपन ये सब पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे आज। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 जनरेशन आई हैं दोस्तों। कितनी आई है? 5 जनरेशन। और 5 जनरेशन, जनरेशन क्या होता है? जनरेशन एक टाइम पीरियड है दोस्तों। क्या है? टाइम पीरियड। और जिस टाइम पीरियड में जो डिवाइस पॉपुलर हुआ उसे जनरेशनों में इंक्लूड कर दिया गया। तो अपनी कौन सी फर्स्ट जनरेशन है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और सभी जनरेशनों का एक ही पर्पस था, सामान्य व्यक्ति के लिए कंप्यूटर को प्रयुक्त बनाना। ठीक है, पर्पस क्या था? सामान्य व्यक्ति के लिए। सामान्य व्यक्ति मतलब आप और हम। आप और हम कंप्यूटर कब खरीदेंगे? जब साइज में छोटा होगा और कीमत भी कम से कम होगी। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से ये कंप्यूटर की जनरेशन है चली। तो अपनी फर्स्ट जनरेशन आई। फर्स्ट जनरेशन की ड्यूरेशन क्या थी? 1946 से 1955। क्या थी दोस्तों? 1946 से 1955। कौन सी जनरेशन चली? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या हुआ? उस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को सेना को युद्ध के समय शस्त्रों को लक्ष्य की ओर स्थित करने के लिए जटिल गणनाएं करना पड़ती थी। तब उनके पास क्या नहीं था? कोई कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब कोई कंप्यूटर नहीं था तो वहां के 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिनके नाम थे जेपी हैकेट और जॉन मचली। क्या नाम था? जेपी हैकेट और जॉन मचली। ठीक है, उनने सेना के लिए एक कंप्यूटर बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव अच्छा था, प्रस्ताव एक्सेप्ट किया गया। 1946 में जेपी हैकेट और जॉन मचली ने एक कंप्यूटर बनाया दोस्तों। क्या बनाया? कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम क्या रखा? एनियक। और एनियक की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखना, यह दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा था? जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। यह 100 फीट लंबा था, 10 फीट चौड़ा था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे दोस्तों। क्या लगे थे? 18,000 वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं दोस्तों? आज अपन किसका यूज करते हैं? सीपीयू का। लेकिन अपने पास उस टाइम पे क्या नहीं था? सीपीयू नहीं था। तो सीपीयू के स्थान पर क्या लगाते थे अपन? वैक्यूम ट्यूब लगाते थे दोस्तों। क्या लगाते थे? वैक्यूम ट्यूब। और यह एनियक कंप्यूटर 140 किलोवाट यानी 140 किलोवाट विद्युत ऊर्जा से चलता था। इसका वजन कितना था? 30 टन। कितना था दोस्तों? 30 टन। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या है? एनियक कंप्यूटर है उस टाइम का। और किसने डेवलप किया था? जेपी हैकेट और जॉन मचली ने। ठीक है, कब किया था? 1946 में। और दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों। ठीक है, और ये आपको इमेज दिख रही है, ये किसकी है? वैक्यूम ट्यूब की। किसकी है दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब की। और ये भी 1946 में निकलकर सामने आ गया था। किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में और क्या हुआ? स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। अब यहाँ पर समझना अच्छे से, यानी एक कंप्यूटर के ऑपरेटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर सामने आई। प्रॉब्लम क्या थी? इसमें अपन कोई भी डेटा को स्टोर करने में सक्षम नहीं थे। जैसे अपन 2+2 करना है दोस्तों, किससे? यानी एक कंप्यूटर से। तो 2 को इनपुट करवाने के लिए क्या लगाना पड़ता था? वायर लगाना पड़ता था। फिर दूसरा 2 को इनपुट करवाना है तो दूसरा वायर लगाना है। फिर क्या लेना है दोस्तों? रिजल्ट लेना है। तो रिजल्ट लेना है तो फिर क्या करना है? तीसरा वायर लगाना पड़ता था। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वायर लगाने की थी। कोई भी डेटा को इनपुट करना है, आउटपुट लेना है, सब वायर के थ्रू होता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट अपने पास नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो वायर आधा समय तो वायर लगाने में ही निकल जाता था दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या निकलकर सामने आई। ठीक है, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए 1946 में जॉन वॉन न्यूमैन, जेपी हैकेट, जॉन मचली, गोल्डस्टेनबर्ग के साथ मिलकर एक कंप्यूटर तैयार किया, जिसमें क्या किया गया? क्रियाओं के लिए निर्देशों के समूह प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, और इसके नई क्रिया के लिए नए प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता था और नई कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर में वायर को
यानी कनेक्शन बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार स्टोर प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ या स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आया। और कब आया दोस्तों? 1946 में। ठीक है दोस्तों, फिर क्या था? स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया, तो स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गए दोस्तों। तो सबसे पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर निकल कर आया 1949 में। ठीक है, मैरिस विल्कस ने मैथमेटिकल लेबोरेटरी कमरा यूनिवर्सिटी यूके ने एक सबसे पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर डेवलप किया जिसका नाम था EDSEC। और EDSEC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के रूप में तैयार किया। ठीक है, तो 1949 में क्या आ गया अपना? EDSEC। इसने डेवलप किया मैरिस विल्कस ने। ठीक है, और कौन सा कंप्यूटर था? स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था दोस्तों। कौन सा था? स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, EDSEC कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, और किसने डेवलप किया था? मैरिस विल्कस ने। ठीक है, अब दूसरा कंप्यूटर निकल कर आया इसके अलावा जॉन वॉन न्यूमैन ने 1950 में क्या डेवलप कर दिया? EDVAC। EDVAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को डेवलप किया। ठीक है, और ये कब किया? 1950 में। तो दूसरा स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर निकल कर सामने आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा था? EDVAC था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या आया अपना 1951 से दोस्तों। कब से? 1951 से कॉमर्शियल कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गए। अमेरिकन जनगणना ब्यूरो ने सबसे एक कंप्यूटर परचेज किया जिसका नाम था यूनिवैक। और यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यह ENIAC का ही एक वर्जन था दोस्तों। क्या था? ENIAC कंप्यूटर का ही वर्जन था। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। जी कौन सा कंप्यूटर दिखाई दे रहा है अपना? यूनिवैक। कौन सा कंप्यूटर है? यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक कंप्यूटर सबसे पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे व्यापारिक कंपनी ने विशेष रूप से यानी बिजनेस एप्लीकेशन के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया। जिससे क्या हुआ? अब कर्मचारी पेरोल तैयार करना, अकाउंटिंग के कार्य करना, एक मशीन में ही सब कार्य करने में क्या हो गए थे? सक्षम हो गए थे। उस टाइम पर क्या हो गए थे? सक्षम हो गए थे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अब क्या निकल कर आए? एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। एट्रीब्यूट्स को हिंदी में बोलते हैं गुण। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के कुछ गुण भी निकल कर सामने आए। यहाँ पर एक चीज और समझ लेना दोस्तों, यूनिवैक का एक वर्जन भी निकल कर आया जिसका नाम था यूनिवैक फर्स्ट। और ये कौन सा कंप्यूटर था? कॉमर्शियल कंप्यूटर था। ठीक है, और ये क्या था? एक कॉमर्शियल कंप्यूटर था। ठीक है, और ये कब आया? 1954 को। कब आया दोस्तों? 1954 को। ठीक है, अब अपन क्या देख रहे हैं? एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहला एट्रीब्यूट्स क्या निकल कर सामने आया? वैक्यूम ट्यूब। क्या था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के इंटरनल सर्किट का मेन लॉजिक एलिमेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। जो वो जिसकी स्पीड क्या होती थी दोस्तों? स्लो होती थी, अधिक विद्युत ऊर्जा से चलता था, जल्दी गर्म होता था और जल्दी खराब भी होता था दोस्तों। कौन? वैक्यूम ट्यूब। और इसका साइज भी बड़ा था दोस्तों। क्या था? साइज भी बड़ा था। ठीक है, फिर क्या हुआ? बेस ऑन पंच कार्ड। पहले क्या थे? अपन पंच कार्ड पर निर्भर हुआ करते थे दोस्तों। किस पर? पंच कार्ड पर। क्योंकि अपने पास क्या नहीं था? इनपुट आउटपुट की प्रोसेसिंग करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं हुआ करता था। तो इनपुट आउटपुट की प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती थी? पंच कार्ड के द्वारा होती थी। किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों। ठीक है, तीसरा एट्रीब्यूट्स क्या निकल कर सामने आया? मैग्नेटेड ड्रम इंटरनल मेमोरी। कौन सा दोस्तों? मैग्नेटेड ड्रम इंटरनल मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इंटरनल सर्किट के रूप में मैग्नेटेड ड्रम पर चुंबकीय रूप में स्टोर किया जाने लगा था। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट जनरेशन की इंटरनल मेमोरी कौन सी थी दोस्तों? मैग्नेटेड ड्रम। ठीक है, नेक्स्ट आया लिमिटेड एप्लीकेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर छोटे मोटे कार्य को करने में सक्षम थे, जैसे पेरोल तैयार करना, बिलिंग तैयार करना, अकाउंटिंग के कार्य ही करने में सक्षम थे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ करता था? कंप्यूटर काफी महंगे हुआ करते थे, इसलिए इन कार्यों को मानवीय शक्ति से करना क्या था? सरल था। यानी मनुष्य के द्वारा करवाना क्या था? सरल था उस टाइम पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रोग्रामिंग इन मशीनी एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अपनी ट्रिपल एल लैंग्वेज निकल कर सामने आ गई। क्या आ गई दोस्तों? ट्रिपल एल लैंग्वेज। ट्रिपल एल की फुल फॉर्म होती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं।
ठीक है। और ये प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेज निकल कर आ गई, एक तो मशीनी निकल कर आ गई, एक असेंबली निकल कर आ गई। कौन कौन सी, मशीनी और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मशीनी मतलब 0 1 दोस्तों, जिसे अपन बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। और मशीनी लैंग्वेज के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर एक और लैंग्वेज डेवलप की गई, जिसे बोलते हैं अपन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या किए गए, कुछ सिंबॉलिक कोड बनाए गए दोस्तों। क्या बनाए गए, सिंबॉलिक कोड। सिंबॉलिक कोड का मतलब क्या था, जैसे एडिशन को एड लिख दिया गया, सब्ट्रैक्शन को एसयूबी लिख दिया गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को एमयूएलटी लिख दिया गया, डिवीजन को डीआईडीआई लिख दिया गया दोस्तों, ठीक है। इस तरह के कोड बनाए गए, लेकिन ये क्या थे, अपनी लैंग्वेज में थे। लेकिन अपना कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है दोस्तों, 0 1 समझता है। कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 1। इसलिए यहाँ पर क्या था, एक ऐसे प्रोग्राम की नीड निकलकर सामने आई जो 0 1 को, यानी अपनी लैंग्वेज को 0 1 में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी निकलकर सामने आया, जिसका नाम था असेंबलर। क्या था दोस्तों, असेंबलर। असेंबलर क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, असेंबलर का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कौन सी निकलकर सामने आई, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कब से कब तक, 1955 से 1964। इसकी ड्यूरेशन क्या है, 1955 से 1964, ठीक है। तो जी कौन सी ड्यूरेशन निकलकर सामने आई, ठीक है, किसकी निकलकर सामने आई, सेकंड जनरेशन की निकलकर सामने आई। कौन सी दोस्तों, सेकंड जनरेशन की, ठीक है। आप सेकंड जनरेशन में देखते हैं, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था, अपनी सेकंड जनरेशन में मेन लॉजिक यानी इंटरनल सर्किट का मेन लॉजिक एलिमेंट निकलकर सामने आ गया, जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। क्या नाम था दोस्तों, ट्रांजिस्टर निकलकर सामने आ गया। किसकी जगह, वैक्यूम ट्यूब की जगह दोस्तों, किसकी जगह, वैक्यूम ट्यूब की। और वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या निकलकर सामने आ गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को डेवलप किसने किया दोस्तों, विलियम शॉकले ने। किसने किया, विलियम शॉकले ने। कब किया, 1947 में। कब किया, 1947 में। और ये वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा क्या था, साइज में छोटा था, कम विद्युत ऊर्जा से चलता था, जल्दी गर्म नहीं होता था और जल्दी खराब भी नहीं होता था, ठीक है। और इसकी स्पीड वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक थी दोस्तों, ठीक है। तो अपनी सेकंड जनरेशन में क्या निकल कर आ गया, ट्रांजिस्टर निकल कर सामने आ गया। और ट्रांजिस्टर को किसने डेवलप किया दोस्तों, विलियम शॉकले ने। कब किया, 1947 में, ठीक है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स निकल कर सामने आए। जी आप ट्रांजिस्टर की इमेज देख रहे हैं दोस्तों, इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या निकल कर सामने आए, एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के एट्रीब्यूट्स अपन अब देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या निकल कर सामने आ गया, टैप एंड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है दोस्तों। आप अपन क्या कहेंगे, इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है, और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में एक्सटर्नल मेमोरी अपनी निकलकर सामने आ गई थी। और एक्सटर्नल मेमोरी कौन कौन सी निकलकर सामने आ गई थी, मैग्नेटिक टैप निकलकर सामने आ गई थी और डिस्क निकलकर सामने आ गई थी दोस्तों। कौन कौन सी, मैग्नेटिक टैप और डिस्क, ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड एट्रीब्यूट्स पे चलते हैं अपन, मैग्नेटिक कोर इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तो अपनी सेकंड यानी सेकंड एट्रीब्यूट्स किसका निकल कर आया, इंटरनल मेमोरी का। फर्स्ट जनरेशन की इंटरनल मेमोरी कौन सी थी, मैग्नेटिक ड्रम। और सेकंड जनरेशन की इंटरनल मेमोरी कौन सी निकलकर सामने आ गई, मैग्नेटिक कोर निकलकर सामने आ गई। तो अपन सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर इंटरनल मेमोरी का यूज करने लगे थे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या आया, मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट। क्या निकलकर सामने आ गया, मॉड्यूलर हार्डवेयर एलिमेंट। स्टार्टिंग के कंप्यूटर में इनके रखरखाव की क्या थी, बहुत जटिलता थी, क्योंकि काफी बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन के। तो उसमें क्या होते थे, सर्किट भी बहुत सारे होते थे दोस्तों, ठीक है। तो काफी प्रॉब्लम आती थी, कहीं भी फॉल्ट हो जाता था, उसे ढूंढने में भी काफी प्रॉब्लम आती थी। अब क्या किया गया सेकंड जनरेशन में, एक जैसे सर्किटों को मिलाकर अलग अलग बोर्ड बनाए गए दोस्तों। क्या बनाए गए दोस्तों, अलग अलग बोर्ड बनाए गए, ठीक है। एक जैसे सर्किटों को मिलाकर अलग अलग बोर्ड तैयार किए गए। अगर किसी भी बोर्ड में पावर नहीं आती है तो इन बोर्डों को क्या करते थे, चेंज करते थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की ओर बढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं HFL। क्या बोलते हैं दोस्तों, HFL, ठीक है।
हाई लेवल लैंग्वेज अपनी सेकंड जनरेशन में आ गई थी, ठीक है। और अपनी फर्स्ट जनरेशन की कौन सी मेमोरी थी, वो सॉरी कौन सी लैंग्वेज थी, ट्रिपल एल। ट्रिपल एल की फुल फॉर्म लो लेवल लैंग्वेज, और एच डबल एल की फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और ट्रिपल एल लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज ओनली दो ही होती हैं दोस्तों, कौन कौन सी, एक तो अपनी मशीनी लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। इन दोनों को छोड़कर बाकी से जितनी भी लैंग्वेज हैं सब हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहलाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में दो निकल कर आ गई, कौन कौन सी, फोर्ट्रेन और कोबोल। कौन कौन सी, फोर्ट्रेन और कोबोल। और फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इन दो लैंग्वेजों का चलन स्टार्ट हो गया था किस जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में दोस्तों। फिर क्या हुआ, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज अधिक लोकप्रिय होने के बाद एएनएसआई ने क्या किए, रूल्स स्थापित किए। एएनएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होती है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट दोस्तों, ठीक है। फिर क्या हुआ, न्यू एप्लीकेशन निकल कर सामने। अब यहाँ पर समझना दोस्तों, अब न्यू एप्लीकेशन में क्या निकल कर आया, सबसे पहला निकल कर आया 1962 में। कौन सा, 1962 में आईबीएम कंपनी और अमेरिकन एयरलाइंस ने मिलकर क्या किया, सबसे पहला एपीआरएस को डेवलप किया। किसको डेवलप किया, एपीआरएस। एपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एयरलाइन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। तो दोस्तों अपन रिजर्वेशन करना सीख गए थे किस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों, ठीक है। तो क्या करना सीख गए थे, रिजर्वेशन, ठीक है। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन निकल कर आया टेलस्टार। क्या निकल कर आया, टेलस्टार। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझना, ठीक है। आपने सुना होगा दोस्तों कारगिल का युद्ध चल रहा था उस टाइम, यानी कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और किसका, पाकिस्तान का। और कारगिल की चोटियां क्या होती हैं दोस्तों, ऊपर होती हैं, ऊपर थी। और भारत नीचे से युद्ध लड़ रहा था, पाकिस्तान कहाँ था, ऊपर था, क्योंकि कारगिल की चोटियों पर था पाकिस्तान की सेना, और भारत की सेना नीचे से युद्ध लड़ रही थी, ठीक है। उस टाइम पे अपने भारत में यानी इंडिया में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी दोस्तों। किसकी हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अमेरिका से एक रिक्वेस्ट की कि आप हमें जीपीआरएस का डेटा दे दो, जिससे हमें पता चल जाएगा दुश्मन कहाँ कहाँ पर छुपे हुए हैं, जिससे हमें हमला करने में यानी युद्ध लड़ने में हम समर्थ हो जाएंगे। उस टाइम पर अमेरिका और पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे, ठीक है। तो अमेरिका ने भारत से बिल्कुल टोटल मना कर दिया कि हम आपको जीपीआरएस का डेटा नहीं देंगे, ठीक है। अब मना करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अपने कार्यकाल में ही रहते हुए अपनी इसरो, जो अपनी भारत की एजेंसी है, ठीक है, उसको पूरा फंड रिलीज कर दिया, सब रिलीज कर दिया। क्या डेवलप करने के लिए, टेलस्टार को डेवलप करने के लिए। उसी का नतीजा यानी उसी का रिजल्ट आज मिल रहा है अपन दोस्तों। आज विश्व में नंबर 1 हो गए अपन सैटेलाइट में दोस्तों। क्या हो गए, सैटेलाइट में। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट एक उपग्रह होता है, ठीक है, जो कक्षा में, इसमें कक्षा को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, ठीक है। और वहां से अपन किसी भी प्रकार के डेटा को अपन क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, या किसी भी की फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना टेलस्टार क्या था, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ये कब आ गया था दोस्तों, 1962 में आ गया था। कब आ गया था, 1962 में। और थर्ड इसमें एप्लीकेशन जो निकल कर आया वो कौन सा था, MIS। कौन सा था, MIS। MIS क्या होता है, MIS की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होती है दोस्तों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर से दिन प्रतिदिन कागजी कार्य मैनेजमेंट के लिए सुगम हो गया, ठीक है। इसमें यानी पूरा काम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, ठीक है दोस्तों। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड वैकेंसी आती है MIS कोऑर्डिनेटर की दोस्तों, ठीक है। 2012 में वैकेंसी आई जी, 2012 से अब तक वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। तो ये एक अधिकारी की जॉब होती है दोस्तों। इसके नीचे अपने कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और इसका कार्य होता है पूरा ऑनलाइन, और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर क्या रहते हैं, इसके ऑफिस रहते हैं, यानी MIS कोऑर्डिनेटर रहता है दोस्तों, ठीक है। अब अपन बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सी जनरेशन दोस्तों, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से कब तक आई, 1964 से 1975। कब से कब तक दोस्तों, 1964 से 1975, ठीक है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, कंप्यूटर की 1964 के मध्य में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। इसमें क्या हुआ, IBM कंपनी ने क्या किया,
6 कंप्यूटर की सीरीज बनाई, यानी 6 कंप्यूटर की सीरीज बनाई या 6 कंप्यूटर की फैमिली बनाई, जिसका नाम क्या रखा गया, सिस्टम 1360 लाइन। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर की सीरीज का चलन स्टार्ट हो गया था किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में दोस्तों। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस जनरेशन में आईसी निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई दोस्तों, आईसी। आईसी को डेवलप किसने किया, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे 1953 में डेवलप किया था, किसने किया था, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने। जो मिस्टर एस जॉनसन जो दिया है वो गलत है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने इसे क्या किया था, डेवलप किया था। और आईसी को बनाया किससे जाता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसे बोलते हैं एमओएस। ठीक है, से मिलकर आईसी बनती है दोस्तों। ठीक है, अब इस ये अपनी आईसी देख रही है, और बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, बिना आईसी के नहीं बनता है दोस्तों। क्या नहीं बनता है, बिना आईसी के बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स निकल कर आए दोस्तों। क्या निकल कर आए, एट्रीब्यूट्स निकल कर आए। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द थर्ड जनरेशन। ठीक है, अब फर्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या निकल कर आया, पहले तो 6 कंप्यूटर की सीरीज का चलन स्टार्ट हो गया, यानी कंप्यूटर की फैमिली बनना स्टार्ट हो गई थी। क्या बनना स्टार्ट हो गई थी, कंप्यूटर की फैमिली बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा निकल कर आया, ठीक है, अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकल कर सामने आ गया। क्या निकल कर आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं दोस्तों। किसका करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, जिसे आप विंडो कहते हैं, ठीक है, विंडो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं है तो वो खाली डिब्बा होता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, बंद करना है, कुछ भी कार्य करना है, यानी पहली बात तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की ओर बढ़ते हैं, इंप्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर। क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज निकलकर सामने आने लगी। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज निकलकर सामने आने से क्या होने लगा, नए नए सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो गए दोस्तों। क्या बनना स्टार्ट हो गए, नए नए सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में एक लैंग्वेज भी निकलकर सामने आ गई, जिसका नाम था बेसिक। क्या नाम था, बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। ठीक है, तो ये अपनी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज निकलकर सामने आ गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट की ओर बढ़ते हैं, राइज ऑफ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ दोस्तों। क्या हुआ, मिनी कंप्यूटर का। कंप्यूटर के साइज को छोटा किया गया और इसे क्या नाम दिया गया, मिनी कंप्यूटर का नाम दिया, क्योंकि उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, ये भी बड़ा कंप्यूटर है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से काफी छोटा था। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, मिनी कंप्यूटर। ये रेफ्रिजरेटर के साइज के बराबर था दोस्तों। किसके साइज के बराबर था, रेफ्रिजरेटर के साइज के। और सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा निकल कर आया, PDP-8। PDP की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की साइज का था, इसकी कीमत कितनी थी, $18,000। 1965 में निकलकर सामने आ गया था। और किस कंपनी ने डेवलप किया था, डेक कंपनी ने। डेक की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने इसे डेवलप किया दोस्तों। ठीक है, तो जी आपका क्या दिख रहा है, कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों, मिनी कंप्यूटर है जी। कौन सा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, फिर क्या आया, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट को टाइप करके तैयार करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है दोस्तों। क्या करके, डॉक्यूमेंट को टाइप करके तैयार करना क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। और जिस प्लेटफॉर्म पर अपन तैयार करते हैं उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर IBM कंपनी ने 1964 में डेवलप किया, जिसका नाम था MTST। क्या नाम था, MTST। और MTST की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक टेप सिलेक्टिंग टाइपराइटर। क्या होती है दोस्तों, मैग्नेटिक टेप सिलेक्टिंग टाइपराइटर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जनरेशन आती है कौन सी, अपनी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सी दोस्तों, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक निकलकर सामने आई, 1975 से 1995 तक दोस्तों। कब से कब तक, 75 से 1995 तक। ये क्या होती है, इसकी ड्यूरेशन होती है, किसकी, फोर्थ जनरेशन की। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, अभी थर्ड जनरेशन में क्या निकलकर सामने आ गई थी, आईसी। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट।
ठीक है, आईसी में और इम्प्रूवमेंट किया गया दोस्तों। ठीक है, टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही थी, उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहे थे। ठीक है, तो और इम्प्रूवमेंट किया गया, और इम्प्रूवमेंट करके दोस्तों किसमें कन्वर्ट कर दिया आईसी को? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में दोस्तों। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में इसे क्या कर दिया दोस्तों? कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? अब आता है कंप्यूटर के संपूर्ण सीपीयू का सर्किट एक छोटे से चिप पर निर्भर हो गया। ठीक है, यानी फोर्थ जनरेशन में अपनी चिप निकल कर सामने आ गई। ठीक है, कौन सी निकल कर आ गई? किसने डेवलप किया? मार्सन हॉप ने इंटेल कॉर्पोरेशन में तैयार किया। कब? 1970 में। ठीक है, और इस चिप का नाम क्या रखा गया? इंटेल 4004। क्या नाम रखा गया दोस्तों? इंटेल 4004। इस छोटे से चिप को क्या कहते हैं अपन? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सीपीयू। और जिस कंप्यूटर में यह चिप लगी होती है या माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसी को अपन माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर निकलकर सामने आया कब? 1970 में। कौन सा? अल्टेयर 8800। और इसे किसने डेवलप किया? मिट्स नामक कंपनी ने इसे डेवलप किया। क्या किसने डेवलप किया? मिट्स नामक कंपनी ने इसे डेवलप किया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिट्स नामक कंपनी ने क्या किया? उस टाइम पर बेसिक लैंग्वेज बहुत पॉपुलर थी। ठीक है, अब क्या कंडीशन क्या थी? अब अल्टेयर 8800 में बेसिक लैंग्वेज को क्या करना था? इंस्टॉल करना। इसके लिए मिट्स कंपनी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बिल गेट्स से एक डील की। बिल गेट्स नाम पहचाना सा लग रहा है दोस्तों, जानते होंगे बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स से डील की कि आप हमारे अल्टेयर 8800 माइक्रो कंप्यूटर में क्या करिए? बेसिक लैंग्वेज को इंस्टॉल करिए। ठीक है, बिल गेट्स का यह प्रयास सफल रहा। जो ठीक है, क्या रहा? सफल रहा। ठीक है, बिल गेट्स ने क्या कर दिया? अल्टेयर 8800 में बेसिक लैंग्वेज को इंस्टॉल कर दिया। फिर क्या किया बिल गेट्स ने? 4 अप्रैल सन 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की नींव रखी। ठीक है, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या हुआ? आईबीएम कंपनी ने 1981 में अपना आईबीएम कंपनी का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर मार्केट में उतारा, जिसका नाम था आईबीएम पीसी। कब उतारा? 1981 में। ठीक है, आईबीएम पीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर। यह दुनिया का सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर था? माइक्रो कंप्यूटर था। कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी इंटेल 4004 सबसे पहला सीपीयू आ गया था। ठीक है, कौन सा? इंटेल 4004। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये अल्टेयर 8800 कंप्यूटर की क्या है? इमेज है। फिर क्या हुआ? आईबीएम पीसी की इमेज है ये। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन क्या निकल कर सामने आए? एट्रीब्यूट्स निकल कर सामने आए दोस्तों। क्या निकल कर आए? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, किसके? फोर्थ जनरेशन के। ठीक है, सबसे पहला एट्रीब्यूट्स निकल कर आया माइक्रो मिनी एचुराइजेशन। कौन सा? माइक्रो मिनी एचुराइजेशन, यानी माइक्रो कंप्यूटर के साइज को न्यूनतम करना। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कम से कम जगह में तैयार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, क्या किया गया? तैयार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो अपनी क्या आ गई थी? थर्ड जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। इसमें और इंप्रूवमेंट किया गया, और इंप्रूवमेंट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया दोस्तों? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में इसे कन्वर्ट कर दिया। किसमें कर दिया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब एक ही सिलिकॉन से पदार्थ से बनी हुई चिप जो उंगली के नाखून के साइज के बराबर होती है, पर इसको इसमें लाखों सर्किट होते हैं दोस्तों। ठीक है जी, किसकी बात हो रही है? सीपीयू की बात हो रही है। ठीक है, तो जी अपनी एलएसआईसी आ गई थी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई थी, ये अपने कैबिनेट में मदरबोर्ड में लगी होती हैं दोस्तों। ठीक है, आप खोलकर देखेंगे मदरबोर्ड को तो अच्छे से पहचान सकेंगे। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? सेमीकंडक्टर इंटरनल मेमोरी। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी निकलकर सामने आई। फर्स्ट जनरेशन की इंटरनल मेमोरी कौन सी थी? मैग्नेटिक ड्रम। सेकंड जनरेशन की मैग्नेटिक कोर। थर्ड जनरेशन में कोई इंटरनल मेमोरी निकलकर सामने नहीं आई। फोर्थ जनरेशन में कौन सी निकलकर आई? सेमीकंडक्टर इंटरनल मेमोरी, यानी रैम निकलकर सामने आ गई थी। कौन सी? रैम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपकी रैम दिख रही है दोस्तों। ठीक है,
फर्दर इंप्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर। अपनी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज कौन कौन सी थी? बेसिक थी, फोर्ट्रेन थी, कोबोल थी। लेकिन अब क्या होने लगा, नए नए सॉफ्टवेयर बनने स्टार्ट हो गए थे। तो अपने फोर्थ जनरेशन में सॉफ्टवेयर निकल कर आए, जैसे स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन जनरेटर, डेटाबेस जैसे कार्य करने के लिए नए नए सॉफ्टवेयर निकल कर सामने आ गए। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन की वो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजों पर जटिलता कार्य करना, लेकिन इन सॉफ्टवेयरों पर क्या था? सरलता दोस्तों। ठीक है, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट आया डीएसएस। डीएसएस की फुल फॉर्म होती है डिजाइन सपोर्ट सिस्टम। क्या होती है दोस्तों? डिजाइन सपोर्ट सिस्टम। अब मेन क्या था? माइक्रो कंप्यूटर डेवलप हो चुका था, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर को क्या करना था दोस्तों? अब ऑफिस तक पहुंचाना था। ऑफिस तक तब पहुंचेगा तब उसमें अच्छे अच्छे डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, तो अपने फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? मैनेजर से कंप्यूटर से निकट संपर्क स्थापित करने के लिए डीएसएस सिस्टम का तैयार किए गए, यानी माइक्रो कंप्यूटर के अच्छे अच्छे डिजाइन तैयार किए गए। ठीक है, अब कौन सी जनरेशन आती है? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1995 से अब तक दोस्तों। ठीक है, प्रेजेंट में जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है? फिफ्थ जनरेशन चल रही है। लेकिन इसी को अपन क्या कहते हैं? नैनो जनरेशन कहते हैं। कौन सी जनरेशन कहते हैं? नैनो जनरेशन दोस्तों। ठीक है, अब फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ? इस जनरेशन में नेटवर्क का चलन स्टार्ट हो गया। इस जनरेशन के स्टार्टिंग में कंप्यूटर को परस्पर, यानी दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का चलन स्टार्ट हो गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। फिर क्या हुआ? अपनी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई थी फोर्थ जनरेशन में, तो इसमें और इंप्रूवमेंट किया गया, और फिफ्थ जनरेशन में क्या निकलकर सामने आ गई? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या आ गई? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट निकलकर सामने आ गई, जिसे माइक्रो कंप्यूटर की साइज को दिनों दिन क्या कर दिया गया? छोटा होता गया, और आज अपन प्रेजेंट में घड़ी के साइज के बराबर का कंप्यूटर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ? ये यूएलएसआई आपकी इमेज दिख रही है ये। ठीक है, दुनिया के किसी भी स्थान से हम एक पोर्टेबल कंप्यूटर का यूज कर नई तकनीक इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, धन का आदान प्रदान आदि कार्य कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर किसे कहते हैं? जिसमें इंटरनेट जुड़ा होता है। क्या होता है? इंटरनेट कनेक्ट रहता है। ठीक है, उसे पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं, और जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? अपन किसी भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एट्रीब्यूट्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन अपनी निकल कर सामने आई। ठीक है, इसमें एक चीज और समझ लेना, फिफ्थ जनरेशन में एआई और आ गई थी। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम सोच। ठीक है, इसका चलन और स्टार्ट हो गया था किस जनरेशन में? फिफ्थ जनरेशन में। इसका एआई का, और एआई के एग्जांपल कौन से हैं? नए नए गेम्स निकल कर आ रहे हैं, रोबोट निकल कर आ रहे हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं? एआई के। ठीक है, अब क्या निकल कर आया? एट्रीब्यूट्स फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था? डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर। कौन सा था? डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या निकल कर आए? माइक्रो कंप्यूटर के डिफरेंट साइज निकल कर सामने आए, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉमटॉप। ठीक है, अब जी क्या थे? तीन प्रकार के अपने माइक्रो कंप्यूटर निकल कर सामने। ठीक है, इंटरनेट। अपना भारत में इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी 15 अगस्त सन 1995 यानी 1995 में। ठीक है, किसके द्वारा? बीएसएनएल के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अब ये इंटरनेट आने से घर बैठे अपन क्या कर सकते हैं? अपने स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में, विज्ञान, कला एवं सबके बारे में अपन क्या ले सकते हैं? इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरा एट्रीब्यूट निकल कर सामने आया मल्टीमीडिया का। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी का अर्थ होता है एक से अधिक, मीडिया का अर्थ होता है साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट सबका एक सम्मिलित रूप, जिसे अपन क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स निकल कर आया न्यू एप्लीकेशन। अब क्या था? नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर निकल कर सामने आने लगे। ठीक है, तो प्रत्येक फील्ड के लिए क्या बनने लगे? सॉफ्टवेयर बनने लगे, जैसे फिल्म निर्माण के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस के लिए, उद्योग के लिए, रिसर्च के क्षेत्र के लिए, सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब ये वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताएं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, कुछ गलती हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे हम सुधार सकें, इसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। और जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।